मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में कांग्रेस की हार को लेकर के बहुत बड़ा एक रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं कि किस तरह से उचार्डा ने हार के बाद के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस में चौंकाने वाले बन चुके हैं। दूसरी बात होगी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी और मोदी 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 10 साल तक यही चलता रहा और ताकतवर प्रधानमंत्री इस बार एनडीए के भानुमति कुनबे में फंस गया है। मोदी के एनडीए के घटक अब उन्हें नचाने लगे हैं। यहाँ तक कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू ने तो स्पीकर का पद तक मांग लिया है। शायद ये नरेंद्र मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। यही कारण है कि अभी तक राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र तक लेने के लिए एनडीए नहीं गया है। इस पर बड़ी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको देने चाह रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। पूरे राजस्थान की सबसे हॉट सीट लोकसभा चुनाव में जोधपुर थी, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार प्रत्याशी थे और हैट्रिक बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला होने से इसकी चर्चा देश भर में होनी ही थी। शेखावत और गहलोत के बीच में अदावत कोर्ट कचहरी में पिछले 4 साल से चल रही है और रिश्ते उलझे हुए थे और एक दूसरे पे छिटाकशी करना आम बात हो गई थी। शेखावत गहलोत को घेरते थे, गहलोत शेखावत को घेरते थे। इस बार यहाँ से कांग्रेस ने कर्ण सिंह उचार्डा को टिकट दे दिया, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उचार्डा को टिकट ही अशोक गहलोत की सिफारिश पर दिया गया था। कारण था, हाईकमान अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़वाना चाहते थे और गहलोत वैभव के लिए जालोर सिरोही की सुरक्षित सीट मान रहे थे। लिहाजा राजपूत के सामने राजपूत प्रत्याशी का समीकरण बैठाने की रणनीति पर गहलोत ने उचार्डा को टिकट तो दिला दिया, लेकिन उन्हें जोधपुर छोड़कर वे 2-4 बड़ी सभाएं जोधपुर में कर पाए। यह भी सही है कि वैभव गहलोत की राजनीतिक पारी को परवान चढ़ाने के लिए गहलोत जालोर सिरोही के इर्द गिर्द खूब घूमे। दरअसल जितना समय उन्होंने जालोर में दिया, उसका आधा समय भी अगर जोधपुर को वो देते तो शायद उचार्डा जीत जाते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरदारपुरा विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत 6 माह पहले चुनाव जीते हैं। वही विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह उचार्डा को पीछे कैसे कर गया, ये प्रश्न तो अपने आप ही उठने वाला है, जो कि गहलोत के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेंधमारी कही जा सकती है। मज़े की बात यह है कि उचार्डा जोधपुर शहर विधानसभा सीट से 6 माह पहले जितने वोट कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार को मिले, उससे भी कम वोट लेकर के आए। सरदारपुरा में तो खुद पूर्व सीएम गहलोत के बूथ में भी कांग्रेस प्रत्याशी पीछे रह गए। ये आज की बात नहीं है।
जब वैभव गहलोत खड़े हुए थे तब भी अशोक गहलोत के बूथ पर कांग्रेस पीछे रही थी। आखिर इस पर मंथन और मनन करना तो जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत को खुद को वोट मिल जाते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी हो उसे वोट नहीं मिलता है। सूरसागर में भी शेखावत बाजी मार गए, लेकिन उचाड़ा ने सबसे बड़ी बात यह है कि लोहावट और फलोदी में बढ़त बनाई। बहुत बड़ी बात है कि लोहावट और फलोदी में कांग्रेस आगे रही और अन्य विधानसभा के जनप्रतिनिधियों की पोल खोलने के लिए ये दोनों विधानसभा क्षेत्र काफ़ी थे। लोहावट व फलोदी में भाजपा विधानसभा में 6 माह पहले ही जीतकर उसका सेहरा बांध करके और लोहावट को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के रूप में राजस्थान सरकार को भी दिया है। वहाँ उचाड़ा की बढ़त ये संकेत दे रही है कि अगर कांग्रेस का जिला शहर संगठन कुंभकर्णी नींद खोल लेता तो जोधपुर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। दरअसल जोधपुर कांग्रेस संगठन जुगल काबरा व सईद अंसारी के बाद लुप्त ही नज़र आ रहा है। ना तो संगठन के पदाधिकारियों का कोई विज़न है और ना ही कोई रणनीति है, जो कि सही मायने में कई कार्यकर्ताओं को तो इस बार भाजपा का पिछल्लू बने बैठे सहज ही देखा जा सकता था। तो फिर कांग्रेस कैसे जीतती? उचाड़ा ने तन मन धन सभी लगाया। एक अकेला उचाड़ा एक एक गली अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के घूमता रहा, लेकिन कांग्रेस का शहर संगठन केवल कांग्रेस कार्यालय में चाय पीता रहा। ये बात समझने की है, परखने की है कि आखिरकार अशोक गहलोत के गृह शहर में कांग्रेस संगठन को ताकतवर कब बनाया जाएगा। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव के बीच में न जाने कितने बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जाते रहे, लेकिन उन्हें रोकने वाला, उन्हें मनाने वाला कोई नहीं था। इसलिए नहीं था कि कांग्रेस के पिछले नेता नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस में रहे, कारण था ये जाएंगे तो उनका नंबर लगेगा। दरअसल इसमें अशोक गहलोत को खुद को पहल कर ली चाहिए थी और उन्होंने शायद इसमें चूक कर दी। हम आपको बता दें कि रामेश्वर दादीच, हनुमान खांगटा, पप्पू राम डारा, डॉक्टर अजय त्रिवेदी, गोपाल राज कल्ला, न जाने कितने नाम हैं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो सैकड़ों पे पहुंच जाएंगे। इन्हें लंबे समय से इस संवाददाता ने अपनी पत्रकारिता के जीवन में 40 साल से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी को खून से सींचते हुए देखा है, लेकिन ये कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या कारण था? वे क्या चाहते थे? उनका मन कभी टटोला नहीं गया और यही कारण है कि सरदारपुरा से जहाँ से अशोक गहलोत जीत कर आते हैं, रामेश्वर दादीच, हनुमान खांगटा ने जो मेहनत की और शहर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने जो मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शेखावत के लिए गली गली घूमे, ऐसा मनन, ऐसी ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाई। इसे स्वीकार करना होगा, वरना उचाड़ा को कोई रोकने वाला नहीं दिखाई देता, क्योंकि लोहावट और फलोदी जैसे क्षेत्र में जब भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर उचाड़ा की जीत वास्तव में ये संकेत दे रही है कि कांग्रेस की संगठन को ताकतवर बनाना होगा। इस समय अशोक गहलोत के कद का कोई नेता जोधपुर संगठन में दिखाई नहीं देता, जबकि राजेंद्र सिंह सोलंकी, रमेश बोराना जैसे नेताओं को और पुखराज पारासर
जैसे नेताओं को बड़े ओहदे दिए गए, मंत्री पद के बराबर पद दिए गए, लेकिन ये सभी उचाडा को जीत दिलाने में नाकाम रहे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस संगठन और अशोक गहलोत को खुद को आगे आकर के एक रिपोर्ट तैयार करके इस संगठन की ताकत को बढ़ाना होगा, वरना आने वाले समय में कांग्रेस जोधपुर से लुप्त हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जोधपुर से निकल करके हम चलते हैं देश की राजनीति पर। केंद्र सरकार बनते बनते रह जाती है। उसका कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री ताकतवर नरेंद्र मोदी दो वैशाखियों के बूते पर आ गए हैं। बात यह है कि 10 साल तक मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी सुना जाता रहा। हर बार मोदी अपनी ताकत से देश को चलाते रहे, लेकिन बच्चे बच्चे की जुबान पर ये डायलॉग थे कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस बार जनादेश ने मोदी को बोलने पर मजबूर कर दिया कि एनडीए ये करेगा, एनडीए वो करेगा, एनडीए ही हमारी ताकत है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द कहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एनडीए घटकों को बुला करके मोदी ने अपनी बगल में बैठाया, यह भी पहली बार ही देखा गया है। कारण भाजपा 240 पर अटकी है और 32 सांसद चाहिए। इसके लिए 16 टीडीपी व 12 नीतीश के हैं, पवन कल्याण के 2 हैं, तो टीडीपी के साथ वो मिल चुके हैं। 7 एकनाथ शिंदे के सांसद हैं, यानी 37 सांसद 240 के अलावा मोदी के पास में है। नीतीश व चंद्रबाबू नायडू गठबंधन सरकारों में रहने वाले पुराने चावल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे सरकार को घुमाने के लिए मास्टर माने जाते हैं। उनको मालूम है कि कैसे ऊपर नीचे गठबंधन सरकारों को किया जा सकता है। लेकिन मोदी ने कभी गठबंधन सरकार नहीं चलाई। मोदी की एक जेब में सरकार रहती थी, एक जेब में संगठन रहता था और एक जेब में मीडिया रहती थी, तो चौथी जेब में कॉर्पोरेट रहता था। उसी आधार पर उन्होंने अपनी सरकार को 10 साल तक चलाया। इस बार कांटे बिछे हैं, उसमें मोदी की ताकत कहाँ तक पहुँचती है। अभी कुछ और बात हम आपको कहने जा रहे हैं, समय ज़्यादा लिया है लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कह रहे हैं कि हर 4 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री चाहिए। नीतीश की अन्य मांगे भी हैं। टीडीपी 3 मंत्री और 3 राज्य मंत्री और सभी स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं। चिराग पासवान 1 मंत्रालय 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं। शिंदे भी 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं। अब तीसरी बार पीएम बनकर मोदी वैशाखी के सहारे नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और मोदी भी चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड हम ध्वस्त कर दें, लेकिन नेहरू वैशाखी के सहारे नहीं थे और तीसरी पारी मोदी को वैशाखी के सहारे ही शुरू करनी पड़ेगी। और दोनों वैशाखी के हाथ मोदी जी के रिमोट से नहीं, बल्कि वैशाखी वाले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में रिमोट होगा, तभी वैशाखी आगे सरकेगी। ऐसा आभास अभी से होने लगा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने तो स्पीकर का पद भी मांग लिया है। स्पीकर बहुत बड़ी
ताकत होती है सरकार चलाने की, जो मोदी शायद नहीं दे। नायडू दूध के जले हैं, फूंक फूंक कर छाछ पिएंगे, ये तो बात पहले से ही पता थी। बात अड़ा अड़ी तक पहुंच चुकी है। इसीलिए जो शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री का 8 को होना था वो अब 9 को कर दिया गया है। अभी तक तो एनडीए ने राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र तक नहीं लिया है, यानी अभी तक राष्ट्रपति से इन लोगों की मुलाकात तक नहीं हुई है। यही कारण था कि इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया था कि हम मौके का इंतज़ार करेंगे, सरकार बनाने में जल्दी नहीं करेंगे। अब मामला ये है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार शिंदे इनकी विचारधारा मिलेगी? शायद नहीं। सभी की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की विचारधारा तो इंडिया गठबंधन के जितने भी जीत कर के घटक आए हैं उनसे मिलती है, लेकिन सत्ता के लिए वे एनडीए से जुड़े हुए हैं और किसी भी समय भानुमति का ये कुनबा बिखर भी सकता है, क्योंकि मोदी की आदत में ये शुमार नहीं कि वे ना तो झुकते हैं और ना ही उनकी आदत में ये शुमार है कि वे किसी के सामने झुकते हैं। वे अपनी ताकत से देश को चलाते आए हैं और आने वाला समय राजनीति के लिए बहुत कुछ खबरें लेकर के आएगा। देश की राजनीति किधर जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब शपथ लेंगे, ये सभी आने वाले 1 या 2 दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।